हेलो एवरीवन। आज आपको पता लगे कि आपकी सिर्फ वो बात ना कहने की वजह से जो आप हमेशा किसी इंसान को कहना चाहते हो और उसी की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं या आपका वो रिलेशनशिप टूट जाता है जिसे आप हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी थीम पर एक बुक है, बुक का नाम है द मीक वन। ये नोवेल है बाय फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की जो कि लेजेंडरी रशियन राइटर हैं और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं वो। और इस बुक का मैं तुम्हें पहले ओवरव्यू और थोड़ी थीम समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बुक रिवॉल्व करती है एक पॉन शॉप ऑनर के अराउंड और उसकी वाइफ के जो ड्रास्टिकली चेंज होता है उसका एनवायरनमेंट, उसकी समझाने की वो कोशिश करते हैं कि कैसे उन दोनों की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं या कैसे वो उन चेंजेस को डील करने की कोशिश करते हैं। बेसिक जो इस कहानी है ये काइंड ऑफ लव है और पूरी तरह से लव नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हस्बैंड कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव है, जो कि उसका इन्वायरमेंट या वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके हस्बैंड कभी उसे प्यार नहीं करता था, पर हाँ वो कहीं ना कहीं प्यार करता था उसे, पर उनकी मैरिज हमेशा अनहैप्पी थी। अब इसका क्या मतलब कि प्यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्यार करते हैं तो आपकी मैरिज सक्सेसफुली चले। मैरिज और प्यार बड़ा ही डिफरेंट है। तो इसी तरह कहानी रिवॉल्व करती है कि जो पॉन शॉप ऑनर पहले अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जब तक उसकी वाइफ हुई नहीं होती है। वो एक नॉर्मल कस्टमर होती है, पर वो कुछ चीज़ें ऐसी करता है जो कि वो नहीं करता। जैसे वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर में डील करता था, पर उसके लिए वो चीज़ें वो भी खरीदता था जो कि उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी या उसके दुकान का जो मेन वो था ऑब्जेक्टिव वो नहीं पूरा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे उनमें कनेक्शन बिल्ड होता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लड़की थी वो हमेशा साइलेंट ही रहना पसंद करती थी, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी। वो थोड़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ कह सकते हो तुम। वो अपने आप को इतनी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और क्योंकि वो थोड़े गरीब घर से आती थी और उसकी जो आंट्स थी वो कहीं ना कहीं उसे बोझ समझती थी कि किसी न किसी तरह ये हमारे सर से इस लड़की का पीछा छूटे और हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं। और इसी वजह से वो उसका रिश्ता ऐसी जगह तय कर देती है उसकी आंट्स कि वो उससे छुटकारा पाने के लिए। तो तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है द पॉन शॉप ऑनर, वो कहीं ना कहीं उस लड़की को बचाता है, शादी करता है उससे। पर चेंजेस अब आने शुरू होते हैं कि दोनों के दोनों साइलेंट रहने लगते हैं, और उसका रीज़न है कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड का मैनिपुलेटिव बिहेवियर। मैं उसे मैनिपुलेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लाइन है बड़ी बुक में, वो कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसके बाद भी फिर वो अपना जब सपना रखता है कि मुझे एक सिक्योरिटी वॉल बनानी है और लोगों की मदद करनी है, चैरिटी करनी है, और वो कंडीशंस रख देता है कि हम थिएटर नहीं जाएंगे, पर वो फिर भी उसे एंड ऑफ द वीक में उसे थिएटर लेकर जाता था या मूवीज़ देखता था। पर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें करता था जो वो करना चाहता है। वो कभी अपनी वाइफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कभी उस नज़रिए से देखता ही नहीं था कि वो मायने रखता है। वो मायने रखता है कि उसकी वाइफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और धीरे धीरे चेंजेस फिर आने शुरू होते हैं। अब साइलेंस और बढ़ने लग जाता है कि वो साइलेंस कहीं ना कहीं और बढ़ने लग जाता है। अब चीज़ें और ख़राब होने लग जाती हैं कि वो इंसान जिसके घर वो आई थी, अब वो ही उससे धीरे धीरे नफ़रत करने शुरू कर देता है। क्योंकि और नफ़रत का कारण भी ये होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होती अपने हस्बैंड को, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे वो बातें शेयर ही नहीं करता था। उसे ये लगता था कि वो इतनी मैच्योर नहीं है, क्योंकि एज गैप उनमें थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से उसके माइंड में हमेशा एक पर्सपेक्टिव था कि उसकी वाइफ से समझ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से और चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगती है। और एट द एंड चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि वो उसे कभी समझ ही नहीं पाता और लड़की भी उसे कभी समझ नहीं पाती। लड़की भी उसे वो कहीं ना कहीं हमेशा उसके मन में एक वॉइड रह जाती है कि वो उसे वो बातें कभी कह नहीं पाई, और वो इंसान भी कभी समझ नहीं पाया कि उसकी वाइफ उसे कहना क्या चाहती है। और ये दोनों साइड से था, ना उसकी वाइफ उसे कभी समझ पाई, ना ही उसका हस्बैंड उसे समझ पाया। और मेरे हिसाब से जो हस्बैंड था वो कहीं ना कहीं लोनर था, वो लोनली रहता था। उसे प्यार की वो वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि उसकी एज एक तो ज़्यादा होने की वजह से और उसका एनवायरनमेंट ऐसा होने की वजह से उसे नहीं पता था कि प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं।
प्यार कैसे करना होता है। और जो उसकी वाइफ है, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं थी, 16-17 साल की थी, और वो उसकी शादी भी सिर्फ इस वजह से हुई थी कि वो किसी तरह इन्वायरमेंट बदल दें या उसकी जो आंट्स हैं उससे छुटकारा पा ले। तो उसके मन में हमेशा एक चीज़ रहती थी लड़की की कि ये मेरी, देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि कहानी कहीं ना कहीं ऐसे रिवॉल्व करती है। तुम उस कहानी को कहीं और तरीके से भी समझ सकते हो, और मैं अब उस कहानी को कहीं और तरीके से समझ पा रहा हूँ। कहानियाँ पढ़ने के बाद तुम क्या समझ रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे मुझे उसका हस्बैंड नार्सिसिस्ट नहीं लगता था, वो थोड़ा मैनिपुलेटिव ज़रूर था, पर वो उसका हस्बैंड गलत नहीं था कि बस उसे प्यार करना नहीं आता था। वो चीज़ें इस तरह से मैनिपुलेट करता था कि वो लगता था कि हाँ उसकी वाइफ की गलती है, और वो उस वाइफ की वो जो उसका गलत बात थी, क्योंकि वो हमेशा सारी गलती अपने वाइफ पर गिरता था, और वो फिर जस्टिफाई करता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी वाइफ गलत है। तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इतनी सुसाइडल वो कंडीशंस बना देता है अपनी वाइफ के लिए। और एट द एंड, पूरी कहानी नहीं पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें, मैं मेरी कहानी का समरी समझा रहा हूँ। एट द एंड उसकी वाइफ चूज़ करती है सुसाइड, और लास्ट में भी वो यही बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है उस टाइम नरेटर की, कि पॉन शॉप जो ऑनर था उसकी, कि वो ये कहता है कि वो समझ नहीं पाई उसका प्यार, उसे वो ग्रीफ नहीं दिख रही थी कि उसकी वाइफ, हालांकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, पर वो जो ग्रीफ है वो कहीं ना कहीं इतना मैनिपुलेटिव इंसान था कि वो हमेशा ये कह रहा था कि आखिरी में मरने के बाद भी कि वो उसका प्यार नहीं समझ पाई। हालांकि उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी उसकी बीमारी के बाद, पर वो चीज़, क्योंकि उस इंसान का नेचर इस तरह से था कि वो कभी अपने वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर ही नहीं करता था, और उसने सारी की सारी चीज़ इस चीज़ पर डाल दी कि उन दोनों के एज गैप की वजह से या उन दोनों के कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो कभी उसे समझ नहीं पाई। प्यार वो भले ही उससे बहुत करता था, पर चेंजेस आते हैं, और यही पर्सनल लाइफ में भी होता है। हम कुछ बात ना कहने की वजह से, या उस इंसान को कभी नहीं कह पाते हैं कि जो इंसान तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पर आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ तुम्हें डर लग जाए कि यार ये इंसान कहीं छोड़ कर ना चला जाए, हम वो बात नहीं कहते हैं उन्हें कि जो कि इम्पॉर्टेंट है एट द मोमेंट, कि हमें वो बात कहनी है उस इंसान को। हमें पता है ये बात बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि हम कई बार अपने इतनी ईगो में होते हैं कि हम उस इंसान को वो वैलिडेशन नहीं देते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, कि वो इंसान तुम्हारी बात समझ पाएगा। और यही कहानी में हुआ, बस उसका एक थॉट कि उसकी वाइफ से समझ नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत छोटी है। मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट था कि वो अपनी बातें कह नहीं पा रहे थे। और वो जो साइलेंस था, देखो साइलेंस दो तरह के होते हैं, एक जिसमें हालांकि तुम बोल नहीं रहे हो पर तुम बातें बहुत कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी मैच्योरिटी लेवल है कि तुम उस इंसान से वो बातें करवा पा रहे हो या कर पा रहे हो जो कि तुम बोल कर भी नहीं कर सकते, कि तुम एक शांत कमरे में बैठे हुए और बड़े खुश हो। और सिमिलरली दूसरा साइलेंस ये है कि तुम बैठे हुए हो और तुम अपनी चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, बस तुम बैठे हुए हो तो तुम अपने मन में ओवर थिंक करे जा रहे हो। तो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशियों का जहर है। और मुझे ये कहानी बड़ी ही मेरे दिल को टच कर गई, क्योंकि डॉस्टोयेव्स्की हमेशा उन लोनली लोगों के बारे में लिखते हैं जिन्हें लोग, सोसाइटी कहीं ना कहीं उन्हें आउटकास्ट समझ के रखती है। और हर इंसान के पास अकेलापन है, कोई इंसान खुश नहीं है मेरे ख्याल से। ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं जो कि खुश हैं, हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान किसी न किसी कमी के कारण अपने आप को लोनली समझ रहा है, और वही चीज़ कहानियों में वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। और मेरे लिए ये कहानी बड़ी ही प्यारी है, क्योंकि एट द एंड कम्युनिकेशन गैप और रिलेशनशिप में वो जो एक ब्रिज होता है वो हम लोग नहीं